इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे विजयपुर क्षेत्र के विधायक आदरणीय सीताराम भाई, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष महोदय, जनपद के अध्यक्ष महोदय, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री बृजराज सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री दुर्गालाल विजय साहब, हमारे नगर पालिका की अध्यक्ष बहन अनीता जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश गुप्ता जी, मूलचंद रावत जी, अरुण सिंह तोमर साहब, दौलत राम गुप्ता जी, अशोक गर्ग जी, राम लखन जी, प्रशांत जी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हमारे महावीर सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय शिवमंगल सिंह जी, जिले के कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, इफ्को के हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक और इस अवसर पर उपस्थित श्योपुर क्षेत्र के बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, काफ़ी लंबे अरसे बाद श्योपुर क्षेत्र में नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन हो रहा है। इसके पूर्व मुरैना जिले में इसी प्रकार का आयोजन अभी तक अनेक बार हुआ है, जिसमें लगभग कल की तारीख तक 12,000 लोगों ने नेत्र की चिकित्सा की दृष्टि से लाभ लिया है और लगभग 3,700 सफल ऑपरेशन मुरैना जिले में हुए हैं। श्योपुर में पहली बार हम लोग आयोजन कर रहे हैं। आज श्योपुर में, बड़ौदा में ओपीडी हो रही है, बड़ी मात्रा में पेशेंट यहाँ उपस्थित हैं। कल विजयपुर क्षेत्र में होगी और कल से ही ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि आँख है तो ही संसार है। अगर आँख नहीं है तो संसार में कुछ भी अच्छा हो क्या मतलब का है। और इसलिए हर गरीब आदमी को भी नेत्र की चिकित्सा मिले और जिन भाइयों और बहनों के मोतियाबिंद आ गया है उनका निःशुल्क ऑपरेशन हो और वो आगामी ज़िंदगी ठीक से जीवन जी सकें। इसके लिए इस प्रकार के आई कैंप का आयोजन श्योपुर में किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इफ्को ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर अच्छी योजना बनाई है। पूरे जिले भर की गांव तक सूचना देने का प्रयत्न किया है और बड़ी संख्या में 2 दिन की ओपीडी में लोग आएंगे। जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है उनका ऑपरेशन होगा, जिनको चिकित्सा की ज़रूरत है उनको चिकित्सा मिलेगी और इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क किसी से भी नहीं लिया जाएगा। जिन रोगियों को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया जाएगा उनके रहने की, खाने की, दवाई की सारी व्यवस्था कैंप की तरफ से, इफ्को की तरफ से की जाएगी और जब वो डिस्चार्ज होके जाएंगे तो उनको कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए एक साफ और नया कंबल, चादर, दवाइयाँ इत्यादि ये सब भी दिया जाएगा, जिससे कि वो कोई भी
ऐसे कपड़े को उपयोग न करें जिससे आँख को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सके। मैं इस पूरे आयोजन के लिए इफ़को के हमारे CMD अवस्थी जी, योगेंद्र जी और सभी इफ़को परिवार के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों के अनुरोध को माना और हमारे क्षेत्र में गरीब परिवार के लोगों के हित में यह कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए हृदय से बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। वैसे तो श्योपुर अब चिकित्सा की दृष्टि से काफ़ी अच्छी अवस्था में आ चुका है। श्योपुर में मैं ये तो नहीं कहूँगा पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, यहाँ टेस्टिंग की सुविधा है, यहाँ डिलीवरी की सुविधा है। पिछले दिनों CT स्कैन की ज़रूरत पड़ रही थी तो CT स्कैन की सुविधा भी श्योपुर में जुड़ गई है और चिकित्सा की दृष्टि से कोशिश की जा रही है कि श्योपुर के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़े और उनका इलाज यहीं हो सके। लेकिन श्योपुर अब भारत के नक्शे पर भी आ गया है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि श्योपुर 2 विधानसभा क्षेत्र का जिला है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए जिससे कि ज़्यादा डॉक्टर निकल सकें और हर गांव में डॉक्टर की पदस्थापना हो सके, इस दिशा में एक बड़ा अभियान चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना के अनुसार श्योपुर जिले को मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए चयनित कर लिया गया है। श्योपुर में मेडिकल कॉलेज कुछ ही दिन में शुरू होगा, उसकी टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया चल रही है। जब श्योपुर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो डॉक्टर तो खैर यहाँ से निकलेंगे ही पढ़कर, लेकिन साथ ही साथ जब मेडिकल कॉलेज बन जाता है तो बहुत सारी विशेष सुविधाएं भी चिकित्सा की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर सहित, डॉक्टर सहित, डिपार्टमेंट सहित उस जिले को मिलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के जिस प्रकार से ग्वालियर मेडिकल कॉलेज है और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज होने के कारण ग्वालियर में बहुत सारी चिकित्सा सुविधाएं हैं, आने वाले कल में श्योपुर भी ग्वालियर और कोटा की टक्कर का चिकित्सा का क्षेत्र बनेगा। यह हमारे लिए शुभ सूचना है। दूसरा, राष्ट्रीय स्तर पर जब मेडिकल कॉलेजों की गिनती होती है तो श्योपुर का नाम आता ही है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देखा जाता है कि चीता कहाँ है, तो पूरी दुनिया में चीता श्योपुर में है। इसके कारण भी पूरी दुनिया में आज श्योपुर दिखाई देता है। यह श्योपुर के लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही गर्व और गौरव की बात है। श्योपुर का हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमारे शहरिया आदिवासी भाई और बहन भी बड़ी मात्रा में निवास करते हैं। यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी होंगी। मुझे ध्यान है जब 2003 में मैं राज्य सरकार में मंत्री था, उस समय इस जिले में प्रधानमंत्री सड़क बनना प्रारंभ हुआ था। उसी के कारण आज गांव-गांव में सड़कें दिखाई हम लोगों को देती हैं। और उसी समय राष्ट्रीय आजीविका परियोजना में श्योपुर को सम्मिलित करने का काम किया गया। आज समूहों के माध्यम से श्योपुर में हमारी हजारों हजार बहनों को रोजगार मिल रहा है। पिछले दिनों में ग्रामीण विकास मंत्री जब केंद्र सरकार में था तो सबसे अधिक बड़े प्रोजेक्ट
मतलब अमरूद के उत्पादन के लिए ही 14 करोड़ रुपए की परियोजना श्योपुर को देने का काम किया था। और आने वाले कल में भी आजीविका परियोजना और सशक्त हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारी समूह की बहनें बड़ी मात्रा में श्योपुर में, करहाल में, आगरा में, विजयपुर में सब जगह समूहों से जुड़ी हैं और अपना जीविकोपार्जन करने का प्रयास कर रही हैं। इससे निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है। दूसरा, हमारे श्योपुर में कृषि का क्षेत्र है। कृषि के क्षेत्र में आप सबको मालूम है कि पिछले दिनों से अगर तुलना करें तो सिंचाई के साधन भी अधिक बढ़े हैं। 2003 से पहले तो न सड़क का दर्शन था, न बिजली का दर्शन था। अब तो 24 घंटे बिजली मिल रही है, गांव में भी मिल रही है, सिंचाई के लिए भी मिल रही है। 2003 से पहले जिन लोगों के पास खेती के लिए पानी था वो डीजल पंप से ही सिंचाई करते थे। और मैं समझता हूँ अब अगर डीजल पंप को देखना हो तो आपको श्योपुर क्षेत्र में ढूंढना पड़ेगा कि किसी किसान के पास पुराना डीजल पंप बचा है या नहीं बचा, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली देना प्रारंभ किया है। इससे सिंचाई भी बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ा है। हमारे कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान भी किया है, उससे उत्पादकता भी बढ़ी है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दृष्टि से भी हमारे श्योपुर क्षेत्र में बागवानी का काम भी बहुत सारे किसान कर रहे हैं। कल रात को मैं सवाई माधोपुर में था तो हमारी बहन जसकौर मीणा जी सांसद हैं, उनका बड़ा एक फॉर्म है और वो भी अमरूद की बड़ी मात्रा में खेती कर रही हैं और सवाई माधोपुर में काफ़ी विस्तार इसका हुआ है। उसके कारण श्योपुर में भी इस फसल ने विस्तार लिया है और मुझे कहते हुए बहुत गौरव है कि हमारे श्योपुर क्षेत्र में जो अमरूद पैदा हो रहा है वो कोटा में और ग्वालियर में नहीं, वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में विक्रय हो रहा है। ये हमारे किसानों के लिए निश्चित रूप से बहुत ही फायदे की बात है। जब किसानी है तो निश्चित रूप से पानी, बिजली, खाद और बीज की ज़रूरत होती है। तो बिजली की तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होती है। कभी कभी बिजली का बिल जमा नहीं होता तो काटने पीटने की बात चलती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा प्रयास करो तो मिल ही जाती है। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि किसानों को मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार 100 रुपये की बिजली 7 रुपये में देती है। तो कम से कम अगर 7 रुपया भी अपन जमा कर देंगे तो आपको 1 मिनट भी बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम 7 रुपया भी जमा नहीं करते हैं तो उसके कारण विद्युत मंडल वालों को कार्रवाई करना पड़ती है। अभी हमारे इफ्को के अधिकारी यूरिया के बारे में बात कर रहे थे। हम यूरिया और डीएपी का उपयोग किसानी में करते हैं। आप सब लोग इस बात को भलीभांति जानते हो कि यूरिया आपको 266 रुपये में मिलता है। 266 का एक कट्टा आपको कब मिलता है? जब आपके एक कट्टे पर सरकार 2200 रुपया जमा करती है। मतलब आप समझो उस कट्टे की कीमत 2466 रुपया है, 2200 रुपया केंद्र सरकार देती है, तब आपको 266 में मिलता है। फिर ऐसे ही डीएपी हो, एनपीके हो, सब में लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। पिछले दिनों जब कोरोना का संकट आया तो बहुत सारे देश जिनसे फर्टिलाइज़र हम खरीदते हैं उन देशों पर और आय के साधन नहीं हैं। फर्टिलाइज़र का उत्पादन वो करते और बाकी वो देश टूरिज्म से चलते हैं। लेकिन जब कोरोना का संकट था तो टूरिस्ट जाना बंद हो गया,
तो उसके कारण उन देशों की भी अर्थव्यवस्था खराब हुई। तो जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, उन्होंने खाद पर पैसे बढ़ा दिए। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि खाद पर 3-4 बार पैसे बढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूरिया का कट्टा 266 से 267 नहीं होने दिया, चाहे कितनी भी सब्सिडी बढ़ाना पड़े। लेकिन हमारे किसानों को एक बात यह भी समझना पड़ेगी कि जब यूरिया और डीएपी आप डालते हैं तो आप ये मान के चलो कि उससे 2 प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। एक तो मिट्टी का जो उत्पादन क्षमता है वो सने सने खत्म हो रही है। दूसरा, ये जो रासायनिक खाद है, ये इस बार 1 किलो डालोगे तो अगले बार फसल में 1.5 किलो डालना पड़ेगा, अगले बार 1.5 किलो डालोगे तो उसके बाद 2 किलो डालना पड़ेगा। तो इसका अंत नहीं है। ये ठीक वैसा ही है कि कुल मिला के जमीन में तो दम बची नहीं है, अब फर्टिलाइजर के दम पे जो उत्पादन हो जाए, और जो निखालस फर्टिलाइजर की दम पर अनाज पैदा हो रहा है, वो अनाज बहुत ही खाने में नुकसानदेह है। और इसलिए यहाँ हमारे लाडली सरदार बैठे हैं, पंजाब के हैं, इन्हें मालूम है कि सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग पंजाब के किसान करते हैं, और पंजाब के किसान अपना गेहूँ नहीं खाते, वो लाडली सरदार जी से गेहूँ मंगाते हैं कि भाई एमपी का भेज दे। दूसरा, इन सब लोगों को ये बात मालूम है कि इस फर्टिलाइजर के कारण एक पूरी ट्रेन कैंसर के पेशेंटों को भर के चलती है, जिस पूरी रेल को कैंसर रेल ही कहा जाता है। इसका भविष्य में ये भी नुकसान है। अभी सदगुरु जी को जानते हो आप, ईसा फाउंडेशन वाले, कभी कभी टीवी पर देखते होंगे। अभी सदगुरु जी ने 100 देशों की यात्रा की थी सॉइल की हेल्थ को सेव करने के लिए। तो मैं उस यात्रा में शुरुआती दौर में था, फिर मैं इजराइल गया, तो इजराइल में उस दिन वो आए हुए थे, तो उनके कार्यक्रम में वहाँ भी गया। अभी वो कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह जी, अगर 25 साल तक ये यूरिया डालना नहीं रुका तो आप ये मान के चलो कि धरती आग उगलने लगी, और उस समय इंसान के सामने इतनी भयावह समस्या होगी कि जिससे निपटना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर हमारे बहुत सारे राजनेता भी मंच पर बैठे हैं जो खेती करते हैं, नीचे भी हमारे नाथूलाल जी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े किसान बैठे हुए हैं। भाई, हम लोग जो जागरूक लोग हैं, तो कम से कम हम लोगों को तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई ज़्यादा जहर ना परोसें, और जहर हम परोस नहीं रहे, हम खा भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने 3 विकल्प सुझाए। एक तो जैविक खेती की ओर जाओ, दूसरा प्राकृतिक खेती की ओर जाओ। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती दोनों में पैसा कम लगता है, लागत कम आती है। और प्राकृतिक खेती में तो मतलब एक तौर से लागत बहुत ही कम हो जाती है, मतलब उसमें खाद का और पेस्टिसाइड का तो पैसा लगना ही नहीं। प्राकृतिक खेती में देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, बेसन 1 किलो, 1 किलो गुड़ और नीम का झोरा, इतना करके एक ड्रम घोल बना लो तो 1 एकड़ के लिए ये पर्याप्त है। तो प्राकृतिक खेती पर जा सकते हो। और तीसरा विकल्प है बायो फर्टिलाइजर का, जो इफको ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बनाया है, नैनो यूरिया। जो नैनो यूरिया यहाँ रखा हुआ भी है, ये बॉटल है, ये बॉटल बराबर 1 यूरिया का कट्टा है। 1 यूरिया का कट्टा अगर आप लेओगे और ये 1 बॉटल लेओगे, दोनों बराबर है। यूरिया का कट्टा 2200 रुपये सब्सिडी के बाद 266 में आएगा, ये बोतल आपको 225 रुपये में मिलेगी। और
आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाके देखो, मुरैना में भी जाके देखो, ग्वालियर में जाके देखो, ग्वालियर की यूनिवर्सिटी में जाकर देखो, इस फर्टिलाइज़र को यूज करके जो खेती हो रही है वो यूरिया से ज़्यादा उत्पादकता दे रही है, ज़मीन को बचा रही है और फसल जहर से बचे, इसमें भी ये योगदान दे रहा है। इसलिए ये नैनो यूरिया तो कंप्लीट हो गया है, मार्केट में आ गया है। तो हम सब लोग जब खेती करते हैं तो हम 10 बोरी यूरिया लेते हैं तो कोशिश करना चाहिए हमको 2 बोतल नैनो यूरिया की भी लें। थोड़ा एक खेत में नैनो यूरिया डाल के देखो, अगले बार हो तो फिर पूरे में डालकर देखो। ऐसे ही नैनो डीएपी का भी रिसर्च पूरा होने वाला है और नैनो डीएपी भी बन जाएगा। आज जो खाद की तकलीफ होती है उस तकलीफ का प्रॉब्लम ही है कि हम लोग खाद कैसे कैसे अरेंज कर रहे हैं, इसकी तकलीफ आप लोगों को मालूम नहीं है। या नारे लगाना, धरने देना, कोई भी समाचार छप जाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आज सरकार पैसा लगाने के बाद भी लोगों की थोड़ी में हाथ डालने की ज़रूरत पड़ रही है कि भैया पैसा एडवांस ले लो लेकिन हमको खाद दे दो। तो इसलिए जो विकल्प हैं, इन विकल्पों को भी हम सब लोगों को अपनाना चाहिए, तो हमारी मिट्टी भी सुरक्षित रहेगी, हमारी फसल भी सुरक्षित निकलेगी, उत्पादकता भी हमारी बढ़ेगी और उसका भाव भी हमको और ज़्यादा अच्छा मिलेगा। इस दृष्टि से हम सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। आज ICAP में आप सब लोग पधारे हैं, सभी लोग OPD में दिन भर भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को और फ़ोन करें। हमारे सभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ आई हुई है, वो डॉक्टर की टीम सभी लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगी, ऑपरेशन प्रारंभ करेगी, आप सबको नेत्र की सुविधा मिले, आप सबकी आंखों को रोशनी मिले। इसलिए मैं अपनी ओर से और समूचे मंच की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।